मीनाक्षी मेरे साथ होटल के कमरे में आ गई। मैं उसे अपने कमरे में नहीं लाना चाहता था। इसकी वजह साफ ज़ाहिर थी कि मैंने उसको अपना जितना मती और मुरीदनी बनाना था बना लिया था। इसका मोर्चा फ़तह कर लिया था। अब मुझे असल मोर्चे को फ़तह करना था। कमरे में आकर वो सोफ़े पर मेरे करीब होकर बैठ गई। वो जो कुछ मुझसे चाहती थी मुझे अच्छी तरह मालूम था, मगर मैं वो कुछ नहीं चाहता था। मैं जो कुछ उससे चाहता था उसे मालूम नहीं था। मैंने होटल सर्विस को फ़ोन करके कॉफ़ी मंगवा ली। हम कॉफ़ी पीते रहे और बातें करने लगे। मीनाक्षी मुझसे अपनी ज़िंदगी के आने वाले हालात के बारे में हर किस्म के सवाल पूछ रही थी, जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो उसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ इतना मालूम था जितना हवाई मखलूक चंद्रिका ने बताया था। मैंने तंग आकर कहा, मीनाक्षी, तुम अपने जीवन रेखा के बारे में जो कुछ मुझसे पूछ रही हो मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुझसे हर किस्म के सवाल मत पूछो। हाँ, इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि जितनी मुझे इजाज़त मिलती रहेगी उतना उतना तुम्हें बताता रहूँगा। वो बोली, मगर स्वामी जी, आप तो वापस दिल्ली चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? मेरा यहाँ कौन होगा जो मुझे सारी बातें बताएगा? मैंने कुछ सोच कर कहा, इसका तुम फिक्र न करो, अभी मुझे अहमदाबाद में काफ़ी दिन ठहरना है, कई मंदिरों की यात्रा करनी है। हो सकता है मुझे महावीर जी का चिल्ला भी काटना पड़े, जिसमें कम अज़ कम 6-7 माह लग जाएंगे। मैंने अहमदाबाद में अपने तवील क़याम के लिए ज़मीन हमवार करना शुरू कर दी थी। वो कुछ मुतमईन हो गई। फिर अचानक से उसने अपनी साड़ी पेट पर से नीचे करते हुए कहा, स्वामी जी, प्लीज़ भगवान शिव जी का कोई मंत्र पढ़ के मेरे फोड़े वाले उभार पर फूंक दें ताकि मैं अच्छी हो जाऊं। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मीनाक्षी प्लीज़ साड़ी ऊपर कर लो, सर्विस बॉय आ गया तो वो क्या सोचेगा? मैं शिव भगवान से तुम्हारे रोग का इलाज ज़रूर पूछूंगा, मैं वादा करता हूँ। मीनाक्षी ने साड़ी ऊपर कर ली। उसके बाद ज़िद करने लगी कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊँ और खाना उसके साथ खाऊँ। मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाऊँगी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो ख़ुद भी जैन धर्म के बड़े विद्वान हैं, तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। मैंने अपने दिल में कहा कि भोली लड़की, मेरा असल टारगेट तो तुम्हारा बाप ही है, तुम्हारे बाप को मैं ऐसे ही नहीं मिलूँगा। मैंने मीनाक्षी से कहा, आज नहीं, फिर किसी रोज़ तुम्हारे घर ज़रूर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी से भी मिलूंगा, तो मुझे अपने घर का फ़ोन नंबर दे दो। मीनाक्षी ने पर्स से छोटी सी डायरी निकालकर उसके वर्क पर टेलीफोन नंबर लिखा, वर्क फाड़कर मुझे दे दिया और कहा, ये मेरे बेडरूम में लगे हुए टेलीफोन का ख़ास नंबर है। अगर मैं ना भी हूँ तो आप जो पैगाम देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा। आपके कमरे का नंबर मैंने लिख लिया है। मैं अब चलती हूँ, कल फ़ोन करूँगी। अंग्रेज़ी में बात करते हुए आप जनाब के अल्फाज नहीं आते, मगर मीनाक्षी जब हिंदी में मुझसे बात करती थी तो कभी मुझे आप और कभी तुम कहकर मुखातिब करती थी। ये बात उसके दिल के जज्बाती कैफियत की अक्कासी करती थी। वो जाने के लिए उठकर खड़ी हुई। मैं उसे छोड़ने दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलने से पहले वो मेरे कदमों में झुक गई, मेरे पाँव छुए और मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमे, सीने से लगाए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके गहरा सांस लिया और सोफ़े पर आकर अपने आप को गिरा दिया। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी। मैंने सर्विस को फ़ोन करके कहा, एक वेजिटेरियन खाना ऊपर भिजवा दें। खाना खाने के बाद मैंने कॉफ़ी पी और घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त फ़ोन सर्विस को कॉल करके कहा कि मुझे टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन दी जाए। फ़ोन सर्विस वालों ने मुझे एक नंबर बताया कि ये नंबर 2 बार घुमाएं, टेलीफोन डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। फ़ोन की लाइन डायरेक्ट हो गई। मैंने करीम भाई का खुफिया नंबर डायल किया। 2 बार घंटी बजी। उसके बाद करीम भाई ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। मैंने कोड अल्फाज में अपना नाम बताया और अपनी मुहिम के बारे में उसे खुशखबरी सुनाई कि मैंने पहला मोर्चा फ़तह कर लिया है, अब असल टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। करीम भाई ने गैर जज्बाती आवाज़ में बड़े सुकून के साथ कोड अल्फाज में ही जवाब दिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और बार बार फ़ोन न करूँ, फ़ोन सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त करूँ। करीम भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। हम कोड अल्फाज में बात कर रहे थे। अगर कोई दूसरा आदमी हमारा फ़ोन सुन भी लेता तो वो यही समझता कि हम अहमदाबाद में चल रही हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे। फिर भी करीम भाई ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने और कम से कम फ़ोन पर बात करने की हिदायत की थी और मैंने उसकी हिदायत पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था।
मैं इसके बाद होटल में ही रहा। मेरे पास होटल में मज़ीद एक रोज़ क़याम करने के पैसे थे। मैंने सोच लिया था कि कल किसी वक्त करीम भाई से मिलकर उससे मज़ीद रकम ले लूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रॉ के सीक्रेट एजेंसी के चीफ तक मुकम्मल तौर पर रसाई हासिल करने में अभी मज़ीद 4-6 दिन लग जाएंगे और मुझे होटल में ही इतने दिन ठहरना पड़ेगा। रात के 11 बजे तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा अंग्रेज़ी अखबार का मुताला करता रहा। असल में मुझे हवाई मखलूक चंद्रिका का इंतज़ार था। मैं उससे रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की ज़िंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहता था। रात के 12 बज गए मगर चंद्रिका ना आई। मैं समझ गया कि उसे मीनाक्षी के साथ मेरा बेतकल्लफ होना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो नहीं आ रही थी। ज़रूर वो मुझसे नाराज़ है। मैं परेशान होने लगा क्योंकि चंद्रिका से मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। मिस्टर पांडे पर अपना एतमाद जमाने के लिए उसकी ज़िंदगी के 2-1 खुफिया राज मालूम करने बहुत ज़रूरी थे। इसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। मैंने 2-1 बार कमरे की फ़िज़ा सूंघने की कोशिश की मगर चंद्रिका के जिस्म से उठने वाली लोबान की खुशबू का दूर दूर तक निशान नहीं मिल रहा था। मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा। मैं बिस्तर से उठकर सोफे पर आकर बैठ गया। मेज़ पर रखी शीशे की सुराही से पानी निकाल कर पिया। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप ही जल रहा था जिसकी रोशनी बड़ी खूबसूरत थी। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में चंद्रिका को मुखातिब करके कहा, चंद्रिका, अगर तुम्हें मेरा मीनाक्षी के साथ बेतकल्लुफ़ होना बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। आखिर मैं जवान आदमी हूँ। अगर किसी कमज़ोर जज्बाती लम्हे की गिरफ्त में आकर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया था तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे प्रेम करने लगा हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी कहा है तो अब इस वादे को निभाऊंगा। तुम जीवन भर मेरी पत्नी रहोगी। अभी मैंने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि कमरे में लोबान की खुशबू फैल गई। चंद्रिका आ गई थी। खुशी के मारे मेरा चेहरा खिल उठा। फिर अचानक से मैंने देखा कि चंद्रिका मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने कहा, चंद्रिका, तुमने बहुत अच्छा किया कि आ गई। मैं तो तुम्हारे बगैर सख्त परेशान हो रहा था। चंद्रिका के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। कहने लगी, इसलिए कि तुमको अभी मुझसे गर्ज है, मुझसे मतलब है। जब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम मेरे पुरखों की जन्मभूमि पर तबाही लाने की कोशिश करने में लगे हो। अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मैं तुम्हें अपना पति ही समझती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे बार बार खींचकर तुम्हारे पास ले आता है। मैंने खिसियाना होकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रिका ने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मीनाक्षी के बाप मिस्टर पांडे की ज़िंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहते हो। मैंने मज़ीद खिसियाना सा होकर कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे इस शख्स की ज़िंदगी के कुछ 1-2 ऐसे राज बता दो कि जब मैं उन्हें जाहिर करूँ तो जीडी पांडे मेरे पाँव पर गिर पड़े। चंद्रिका का चेहरा मज़ीद संजीदा हो गया। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि पिछले जन्म में तुम मेरे खामद रह चुके हो और इस जन्म में भी तुम मेरे पति हो। इसका खुद तुम इकरार कर चुके हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इकरार कर चुका हूँ। चंद्रिका ने कहा, और तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम बीवी होने की हैसियत से मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे। मैं इस वक्त अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए बेताब था। टारगेट मेरे सामने था और इसके रास्ते का पहला किला मैंने फतह कर लिया था। मुझे चंद्रिका की क्या परवाह थी? अगर मैं उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं करता और वो मुझसे नाराज़ होकर हमेशा के लिए चली जाती है तो मेरे लिए 100 बार जाए। मुझे सिर्फ इब्तिदा में ही उसकी ज़रूरत थी। मेरा मिशन ही ऐसा था। मुझे मीनाक्षी पर पाँव रखकर रॉ के चीफ तक पहुंचना था। मैंने बड़ी फराख दिली से कहा, चंद्रिका, मुझे अपना वचन, अपना वादा याद है। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी मैं वो ज़रूर पूरी करूँगा, मगर मुझे रॉ के चीफ जीडी पांडे की कोई ऐसी कमज़ोरी, कोई ऐसी मुश्किल ज़रूर बताओ जिसमें वो फंसा हुआ हो और जिसको हल करके मैं उसका एतमाद हासिल कर लूँ। चंद्रिका बोली, तो सुनो, अहमदाबाद का रॉ का चीफ और मीनाक्षी का बाप मिस्टर जीडी पांडे शुगर का मरीज़ है। उसके गुर्दों में भी पत्थरी है। कभी कभी उसे गुर्दों की दर्द का शदीद दौरा पड़ता है। जिस रोज़ मीनाक्षी तुम्हें घर ले जाएगी उसी रोज़ तुम्हारी मौजूदगी में उसे गुर्दे का दौरा पड़ेगा। तुम उसके पेट पर दर्द वाली जगह पर हाथ लगा देना, वो उसी वक्त अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि मिस्टर पांडे की तरक्की की फाइल दिल्ली सेक्रेटेरिएट गई हुई है। वहाँ वो 2 साल से पड़ी है।
उस पर वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दस्तखत होने बाकी हैं। अगर इंदिरा गांधी के दस्तखत हो जाएं तो मिस्टर पांडे को तरक्की मिल जाएगी और उसका मुस्तकबिल मुनव्वर हो जाएगा। तुम उसे कोई भी तारीख दे देना और कह देना कि फ़लाँ तारीख को तुम्हारी फ़ाइल इंदिरा गांधी के दस्तखतों के साथ वापस आ जाएगी और तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद दिल्ली जाकर इंदिरा गांधी के दिल में दस्तखत करने का ख्याल डालकर फ़ाइल पर दस्तखत करवा लूँगी। इसके सिवा तुम्हारे लिए मिस्टर पांडे के सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, चंद्रिका तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है, आगे मैं खुद संभाल लूँगा। चंद्रिका सोफे पर से उठकर खड़ी हो गई। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो मेरे करीब आ गई। लोबान की खुशबू तेज़ हो गई। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर उल्टे कदमों पीछे हटते हटते बंद दरवाजे के पास जाकर मेरी नज़रों से गायब हो गई। मैं बड़ा खुश था, मेरी बेचैनी दूर हो गई थी। चंद्रिका ने रॉ के चीफ को काबू में लाने के लिए मेरे हाथ में 2 तुरुप के पत्ते दे दिए थे। इसके बाद मैं इत्मीनान से सो गया और दूसरे रोज़ 10 बजे के करीब मैंने करीम भाई के खुफिया नंबर पर फ़ोन किया और कहा, आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है। इसने कहा, 1 घंटे बाद वीरान क्वार्टर में आ जाना, और उसने फ़ोन बंद कर दिया।